न्यूटन से पहले एक साइंटिस्ट थे। न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन लॉ दिया, उससे पहले कैपलर ने प्लैनेट्स के मोशन को ऑब्जर्व किया था। प्लैनेट्स मतलब जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, इनमें से सभी प्लैनेट्स के मोशन को उन्होंने ऑब्जर्व किया। और इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कुछ यूनिफॉर्म फैक्ट्स ऑब्टेन किए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे प्लैनेट्स कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए रिवॉल्व कर रहे हैं राउंड द सन। तीन रूल उन्हें मिले प्लैनेट्स के रिवोल्यूशन के लिए। पहला ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। कभी तो प्लैनेट सन के पास होते हैं, काफी पास, और कभी सन से बहुत दूर चले जाता है। सन के चारों तरफ सन के चारों तरफ कोई भी प्लैनेट सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करता। ये सन है, सन, तो ये बना आपका सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करते प्लैनेट्स, बल्कि इस तरह के पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। कभी सन के पास होते हैं तो कभी सन से दूर चले जाते हैं, कभी सन से पास होते हैं, कभी सन के दूर चले जाते हैं। हालांकि इतना बड़ा इक्लिप्स नहीं है जितना मैंने बना दिया आपको, लेकिन वो पूरी तरह से सर्कुलर भी नहीं है, पूरी तरह सर्कुलर भी नहीं है। तो पहला ऑब्जर्वेशन कि सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं कर रहे, इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। जिस तरह से सर्किल का एक सेंटर होता है, सर्किल का एक पॉइंट होता है सर्किल के लिए, जिसे आप कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल, इक्लिप्स के लिए दो पॉइंट होते हैं। अभी आपने शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, पढ़ ली तो आपने सर्किल इक्लिप्स इक्लिप्स सब पढ़ लिए। तो दो पॉइंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोकाई, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, इक्लिप्स के लिए। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि प्लेनेट रिवॉल्व राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकस। इक्लिप्स के दो फोकस है, उन उन्हीं सन की जो पोजीशन है उन दोनों में से किसी एक फोकस पर आएगी। ठीक है, तो थोड़ा छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, पहले इसको लिखेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं। ये इक्लिप्स, हाँ जी, तो पहला ऑब्जर्वेशन ये कि प्लेनेट रिवॉल्व राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द पोजीशन इज ऑफ सन इज वन ऑफ इट्स फोकस, किसी एक फोकस पर है। दो फोकस होते हैं इलिप्स के, उनमें से किसी एक फोकस पर सन है और प्लेनेट इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। कभी सन के बहुत पास होगा तो कभी सन से बहुत दूर भी हो जाता है। पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा उन्होंने। सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने एक और देखा कि भले ही ये दूर चला जाए या पास चला जाए, भले ही दूर जाए या पास जाए, लेकिन फिर भी इसमें एक यूनिफॉर्मिटी है, एक कंसिस्टेंसी है। कुछ ऐसा है जो कांस्टेंट है, कुछ ऐसा है अब भी जो कांस्टेंट बना हुआ है, कुछ ऐसा है जो कांस्टेंट है। क्या है वो कांस्टेंट? उन्होंने सन के साथ एक प्लेनेट की पोजीशंस ड्रॉ करी, टेलीस्कोप से वो ऑब्जर्व करते थे। नेक्स्ट उनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि एक ही प्लैनेट को उन्होंने अलग अलग टाइम पर ऑब्जर्व किया। डायग्राम बना लिया उन्होंने, प्लैनेट की ये पोजीशन P1, और एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद फिर से इस प्लैनेट की पोजीशन P2 आप उन्होंने सेम डायग्राम में ड्रॉ कर ली। और एक लंबा टाइम पीरियड ओवर होने के बाद
फिर से इस प्लेनेट की पोजीशन ड्रॉ करी, और जितना टाइम गैप था P1 और P2 पोजीशन के बीच, उतने ही टाइम गैप पर फिर से एक पोजीशन ऑब्जर्व की। मतलब P1 आज 3 नवंबर को उन्होंने मार्क किया कि मार्स है या जुपिटर है, जुपिटर की पोजीशन ये है 3 नवंबर को। उसके बाद उन्होंने 23 नवंबर को फिर से जुपिटर की पोजीशन मार्क कर ली। कितने दिन का गैप? 20 दिन का। फिर 4-5 महीने बाद देखा उन्होंने कि 2 फरवरी को ये पोजीशन है। फिर 2 फरवरी से 22 फरवरी, यानी सेम गैप टाइम दिया, सेम टाइम इंटरवल लिया, फिर से पोजीशन P4 उन्होंने मार्क कर ली। और अब इस डायग्राम में उन्होंने प्लैनेट्स की इस पोजीशंस को सन की पोजीशन से ज्वाइन कर दिया, सन की पोजीशन से ज्वाइन कर दिया इसे। और एक बड़ा ही अनोखा उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा कि ये जो ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, दोनों ही केस में इन ट्राइंगल्स का एरिया सेम था, एरिया सेम था दोनों ट्राइंगल्स का। यहां ये पतला सा है, लंबा है, लेकिन यहां ये पतला नहीं है, मोटा सा है, लेकिन छोटा हो गया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि एरिया, कौन सा एरिया, P1S P2 इज इक्वल टू व्हाट एरिया, कौन सा, P3S P4। ये दोनों एरिया इक्वल है, और इस फिनोमिनन को उन्होंने नाम दिया एरियल वेलोसिटी। उन्होंने कहा कि प्लैनेट की रिवॉल्व करते हुए प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। हालांकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जब प्लैनेट आप दूर होता है तो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, जैसे जैसे सन के पास आता है इसकी स्पीड बढ़ती रहती है, और ये एकदम से घूमता है और फिर धीरे हो जाता है, फिर धीरे 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 चलता है, धीरे धीरे चलता है। जैसे जैसे सन के पास आता रहता है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती रहती है, तेजी के साथ पास करता है, फिर निकल जाता है। लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन जब दूर है तब भी, जब पास है तब भी। क्या कहा उन्होंने? अ लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन, एक लाइन जो प्लेनेट को सन से ज्वाइन कर रही है। अ लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। स्वीप का मतलब हो गया ना, यहां से ये लाइन थी और ये लाइन यहां तक P2 तक पहुंच गई, तो इसने अपने नीचे कुछ एरिया साफ कर दिया, स्वीप कर दिया। ये झाड़ू ऐसी तो लगती है ऐसे, तो झाड़ू का नीचे जो आता है एरिया वो स्वीप हो जाता है, सारा साफ हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अ लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी P1 से P2 का जो टाइम इंटरवल और P3 से P4 का जो टाइम इंटरवल है, वो दोनों टाइम सेम है। और इसी को उन्होंने वर्ड दिया, इसी को नाम दिया क्या? एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट इज कांस्टेंट। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन, उसका डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरे ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये पाया कि जो प्लेनेट पास है अर्थ सन के, वो जल्दी रिवॉल्व कर लेते हैं, जल्दी अपना एक सर्किल पूरा कर लेते हैं, एक इलिप्स पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो दूर है वो थोड़ा देर में करते हैं। जितना ज्यादा दूर है उतना ही ज्यादा टाइम लगता है सन का एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। लेकिन ये जो डिपेंडेंसी, ये सीधे सीधे लीनियर नहीं है। ये क्या है? ये T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। आर क्या चीज है? आर देखो, आर है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन, हालांकि कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये आर एक एवरेज डिस्टेंस है, किस किस के बीच का डिस्टेंस? प्लेनेट और सन के बीच का डिस्टेंस। हालांकि प्लेनेट कभी ज्यादा दूर है, कभी पास है। इन सारी डिस्टेंसेस का एवरेज ले लोगे तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन। और ये तीनों ऑब्जर्वेशन, बाकी सबने भी इन्हें ऑब्जर्वेशन किया और पाया कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और अब इनका नाम पड़ गया केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन।
तो हेडिंग डालते हैं हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फर्स्ट लॉ लिखिए, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in an elliptical orbit and the sun is situated at one of the focus of ellipse. सेकेंड लॉ लिखते हैं हम, नंबर 2, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट remain constant, that is the line joining the sun and the planet sweep equal area in equal interval of time. अब आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और यहां लिखेंगे आप क्या, ये तो मत लिखना, एरिया वेलोसिटी तो आपने लिख ही दिया, इसके नीचे लिखेंगे टाइम पीरियड बिटवीन P1 एंड P2 इज सेम एज टाइम पीरियड बिटवीन P3 एंड P4. थर्ड लॉ, नंबर 3, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट round the sun is directly proportional to the cube of mean distance of planet from the sun. T square directly proportional R cube.